देखो ये समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट तो मैं समझा चुकी थी। जब भी आपको पोटेंशियोमीटर का सेल, ड्राइवर सेल दिया हो, वायर जिसके अक्रॉस ड्राइवर सेल को कनेक्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर का वायर, उसकी लेंथ दी हो, उसका रेजिस्टेंस दिया हो, तो इधर सेकेंडरी सर्किट, ये जो आपका स्टैंडर्ड सेल का सर्किट है, इस पे आप ध्यान भी मत दो। सबसे पहले आपको ये 3 स्टेप्स करनी है, ठीक है। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसको इससे पहले वाली वीडियो में कराया था, तो आपको ये कंटिन्यूएशन में लाने के लिए इसको रिपीट कर रही हूँ। तो करेंट ऑफ ड्राइवर सेल I = E/R + r, 2 वोल्ट का सेल है। ये एक्सटर्नल, दोनों ही एक्सटर्नल है, 15 और वायर का 10 ओम। ये मत कर देना कि 10 + 15, तो वो इंटरनल हो गया और गलत हो जाएगा। 2 वोल्ट के सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो 15 + 10 + 0, इंटरनल 0, 2/25 हुआ एम्पियर करंट। अब आप क्या निकालो, जो AB तार है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी वायर में रेजिस्टेंस है और करंट फ्लो कर रही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप का एक ही फॉर्मूला है I × R। तो मैं इसीलिए AB साथ में लिखती हूँ कि जब वायर AB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं तो वायर AB में करंट और उसका रेजिस्टेंस, तो करंट तो भाई ड्राइवर सेल की ही रहेगी, ठीक है। ये तो बाद में बैलेंस करेगा, करंट तो पहले ड्राइवर सेल की है। तो 2/25 × 10 ओम, क्योंकि तार का रेजिस्टेंस AB का 10 ओम है। अब 5 से कैंसिल किया तो 4/5 वोल्ट्स। देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ, VAB, पोटेंशियल ड्रॉप AB के अक्रॉस अपॉन लेंथ AB, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप आपने 4/5 निकाला, लेंथ 1 मीटर दी थी तो मैंने 100 सेंटीमीटर ली, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में पोटेंशियोमीटर में जाना है और बैलेंसिंग लेंथ को नापते भी सेंटीमीटर्स में ही। तो 4/500 यानी 0.008 वोल्ट पर मीटर। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ो सेकेंड पार्ट पे। तो देखो K की वैल्यू मैं यहाँ लिखे ले रही हूँ फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसकी जरूरत सेकेंड पार्ट में पड़ेगी। 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में आपको ध्यान देना है, केवल अगर एक सेल लगा होता 1.5 का तो हम सेल से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते K 1.5 यानी E = K × L1। E हो जाता आपका 1.5 और K × L1 आपको निकालना था। K की वैल्यू ये रख देते तो आपका नल पॉइंट आ जाता, ठीक है। लेकिन अब इसमें आप देखो सेल के साथ पैरेलल में एक सर्किट जुड़ा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो तो आप मन में सोच लो कि ये सर्किट यहाँ से छोड़ दिया, ये अलग है, ठीक है। और इसकी करंट निकाल के इतने हिस्से में वो निकाल लो आप, पोटेंशियल ड्रॉप 0.3 ओम में, या यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज निकाल लो सेल की। बात समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? जब भी ये टिपिकल क्वेश्चन है, देखो अगर आपका केवल A पॉइंट से ये वायर गया पोटेंशियोमीटर का B और यहाँ से केवल एक सेल जुड़ा होता E' और आपसे गैल्वेनोमीटर और बैलेंसिंग लेंथ AO पूछते हैं तो ये L' आप ले लेते, तो आपका फॉर्मूला क्या आता है, E' = K × L'। तो E' आपको दिया है 1.5, K आपने वहां निकाल दिया 0.008, उससे आपकी बैलेंसिंग लेंथ आ जाती है आसानी से, जैसा कि आपने थ्योरी में पोटेंशियोमीटर पढ़ा। लेकिन अब न्यूमेरिकल हर वेराइटी के हैं, तो न्यूमेरिकल में उन्होंने क्या किया है, अब देखो आप बैलेंस केवल सेल को नहीं किया, इस पूरी ब्रांच का ही तो नल पॉइंट आएगा, ये वाला ऐसे, इसको बैलेंस किया। और ये पूरी ब्रांच का मतलब है यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज, यानी इस सिरे पे टर्मिनल वोल्टेज, या ऐसे समझ लो नीचे वाली ब्रांच को यहाँ जोड़ा, इसको नल पॉइंट किया। ये समझ रहे हो कि नहीं? अब तो बीच में से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो 1.2 ओम 1.5 वोल्ट वाली ब्रांच तो ऊपर हो गई और नीचे वाली उसके साथ पैरेलल में हो गई, तो
तो या तो आप 0.3 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप को बैलेंस करोगे या इस सेल की टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होता तो हम इस ईएमएफ को डायरेक्ट बैलेंस कर देते जैसे मैंने ये बताया, पर अब उन्होंने इसके साथ यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो या तो इस टर्मिनल को, जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको सेल नल पॉइंट करेगा, या नीचे सर्किट में रेजिस्टेंस और जोड़ दिया तो इस रेजिस्टेंस के पोटेंशियल ड्रॉप को करेगा। बात समझ में आए कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करनी है और दिमाग में बिठाना भी है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इस सेल में पहले, अब ये सोच लो यहाँ से हट गया, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप के लिए आपको पहले इसकी करंट निकालनी है, करंट से पोटेंशियल ड्रॉप और टर्मिनल वोल्टेज सेल की निकालनी है। तो देखो अब समझो, फॉर स्टैंडर्ड सेल, देखो स्टैंडर्ड सेल का सर्किट कितना है, ये 1.5 वोल्ट प्लस माइनस 1.2 ओम और उसके साथ 0.3 ओम। तो इसकी करंट आई हो गई 1.5 अपॉन R प्लस 0.3, तो ये 1 एम्पियर हो गई। देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 0.3 ओम, तो ये हुआ आपका I इंटू 0.3, I इंटू R, तो ये 0.3 वोल्ट हुआ कि नहीं बताओ? 0.3 वोल्ट हुआ। क्लियर है? आगे समझ में? अब देखो, अब इसको बैलेंस करना है, क्योंकि ये ब्रांच भी आप देखो कनेक्टेड, तो ये ब्रांच भी है ऐसे नल पॉइंट से, और एक ये भी है, दोनों है, और दोनों से आप निकालो तो बैलेंसिंग लाइन सेम आएगी। चाहे तो आप इससे, भाई ए टर्मिनल से ये रेजिस्टेंस जुड़ा है और ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा, तो मैं जो चौक चला रही हूँ देखो, ये और ये, इसकी ये गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा उसी लेंथ पे, और उसी पे आप अगर ऐसे आते हो तो ये भी तो शो करेगा 0 उसी बैलेंसिंग लेंथ पे। लेकिन यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस और सेल है, तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, और आप टर्मिनल वोल्टेज निकाल के देखो तो 0.3 आएगी। समझ रहे हो? क्योंकि पैरेलल में है, तो जितना ये ब्रांच बताएगी उतना ही ये बताएगी, क्योंकि तार बीच में से जुड़ा है। ठीक है? तो देखो, और टर्मिनल वोल्टेज मैं निकाल के दिखा रही हूँ, 0.3 आएगा। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट सेल, तो टर्मिनल वोल्टेज कितनी हो गई? V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, तो E तो आपका हुआ 1.5, उस ब्रांच की करंट, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, इंटरनल से मतलब नहीं, जो भी रेजिस्टेंस, तो करंट कितनी है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 1.2, तो आप देखो 1.5 माइनस 1.2 तो 0.3 वोल्ट आ गया। तो चाहे आप टर्मिनल वोल्टेज निकालो ऊपर वाली ब्रांच में, और चाहे आप रेजिस्टेंस पैरेलल में जो कनेक्ट किया उसको लगाओ, नल डिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे आएगा बैलेंसिंग लेंथ पे। बात समझ में आ गई? अब इस वोल्टेज को आपको OA पॉइंट पे नल बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, तो क्या काम करोगे? अगेन K इज इक्वल्स टू V टाइम्स L डैश, और इसको चाहो तो आप V डैश मान लो, ये टर्मिनल वोल्टेज हो गई, ये V डैश हो गया क्योंकि वो V था पहले वाले, तो इससे L डैश आ गई K अपॉन V डैश। अब K आपने ऊपर निकाल लिया, क्योंकि एक पोटेंशियोमीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट कभी नहीं बदलती, जब एपरेटस बदल जाएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बदल जाएगी, जब तक एक ही एपरेटस है तब तक नहीं बदलेगा। ठीक है? तो ये आया आपका 0.008 और V डैश आया 0.3, तो एक डेसिमल हटा ऊपर का, तो आपका आ गया 8/300। ठीक है? 8/300 हुआ। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आए, देखो भाई फॉर्मूला गलत हो गया, K इज इक्वल्स टू V अपॉन L डैश, तो L डैश हो गया K अपॉन V डैश, V डैश अपॉन K। मैं ऊपर लिखूं क्योंकि भाई नीचे ज़्यादा आ गया, कहीं आपको दिखा नहीं,
यहाँ निकालो, ठीक है। ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करना। वी एल डैश आपको निकालना था, तो वी डैश अपॉन के, अब वी डैश आया 0.3 और के आपका आ गया 0.008, तो ये ऊपर आ गया, डेसिमल हट गया, 20 300/8, तो ये करीब करीब आएगा एल डैश 3 आया, फिर 7.5 37.5 सेंटीमीटर हाइट नहीं। देखो भाई 2 मिनट देखो, फिर मैं बताओ कोई डाउट हो तो, क्योंकि ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल तो आप पढ़ते हो सिंपल, ड्राइवर सेल का सर्किट और स्टैंडर्ड सेल का, पर क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं कितना घुमा के आपको बनाते हैं। अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन करा, उसमें उन्होंने इसको कैपिटल R एक दिया, वोल्ट सर्किट में लगाया, शंट किया और बैलेंसी लेंथ दे दी, फिर R की वैल्यू बदल दी, फिर बैलेंसी लेंथ बदल गई, उससे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लिया। एक क्वेश्चन आपने किया, उसमें E1 E2 दो सेल दिए और पहले E1 के अक्रॉस लगाया, बैलेंसी लेंथ आ गई। अब जब दोनों के अक्रॉस लगाया, बैलेंसी लेंथ चेंज हो गई, तो वहां आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ा कि दोनों सेल सीरीज में है या पैरेलल में, ठीक। ऐसे क्वेश्चन भी खूब आ रहे हैं। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक आप केवल ड्राइवर सेल में कुछ भी लगा दो, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, कुछ भी। स्टैंडर्ड सेल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते थे, केवल एक सेल होता था और उसकी बैलेंसिंग लेंथ आपको निकालनी होती थी या गिवन होती थी। तो ड्राइवर सेल से पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते थे और फिर उसके बाद उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट को रख के E डैश इज इक्वल्स टू K टाइम्स L डैश, उससे आप L डैश निकाल लेते थे, ठीक। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड सेल में पूरा एक सर्किट जोड़ दिया, सर्किट, ठीक। तो आप ये देखो कि A टर्मिनल या तो इस लाइन से कनेक्टेड है, ऐसे इसको जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, या फिर इस लाइन से, नीचे वाली से, इससे जीरो डिफ्लेक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.3 ओम को, ओम थोड़ी बैलेंस करेगा, रेजिस्टेंस बैलेंस नहीं करेगा। बैलेंस कौन करता है, जो इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज पोटेंशियल है, उसको इस सर्किट का क्लॉकवाइज पोटेंशियल बैलेंस करता है, या इस सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप बैलेंस करता है। तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा, या सेल लगा है, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो हम 1.5 को डायरेक्ट बैलेंस कर लेते हैं, 1.5 इज इक्वल्स टू K टाइम्स L1, लेकिन इसके साथ भी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो जब सेल लगा होगा तो टर्मिनल वोल्टेज होती है, और जब सेल नहीं हो तो पोटेंशियल ड्रॉप। और मैंने आपको दोनों निकाल के दिखा दिए, देखो सेम आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में है, और जब ब्रांचेस पैरेलल में होती हैं तो पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज सेम होगा। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ा, इस सेल की करंट निकालनी पड़ी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो नल डिफ्लेक्शन देगा, तो उधर तो हमें जाने नहीं, इस सेल की। तो इसकी करंट कितनी हुई, 1.5 EMF अपॉन R, दोनों R, उससे करंट आ गई आपकी 1 एम्पियर। इससे इसमें पोटेंशियल ड्रॉप निकाला, वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R, यानी 0.3 वोल्ट। अब चेक करने के लिए कि क्या ये टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो टर्मिनल वोल्टेज सेल की क्या होगी, सेल में जब लगा करंट पॉजिटिव से जाएगी ऐसे, तो E माइनस IR, तो E हो गया 1.5 माइनस I1 और R 1.2, ये भी 0.3 आ गया। अब 0.3 वोल्ट, चाहे इसका ले लो चाहे इसका, ये गैल्वेनोमीटर को जीरो कर रहा है, तो इसका मतलब L डैश हुआ V डैश अपॉन के, V डैश आपका हो गया, क्योंकि K होता है V डैश अपॉन L डैश, तो 0.3 तो हो गया K V डैश, K 0.008 आपने निकाला ही था, तो बैलेंसिंग लेंथ आ गई। आ रही समझ में? ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं पोटेंशियोमीटर के, जो लगभग मैंने सारे ही क्वेश्चन अलग टाइप के लिए, बिल्कुल अलग अलग। पहले मैं आपको सीरीज रजिस्टर लगा था, उसकी वैल्यू निकालनी थी, जिसमें 780 आंसर आया था, 780 हो। दूसरे में उन्होंने कॉम्बिनेशन दे दिया सेल का, तीसरे में उन्होंने शंटेड कर दिया एक क्वेश्चन में, इसमें एक सर्किट ही बिल्कुल इंडिपेंडेंट अलग लगा दिया स्टैंडर्ड सेल में। आ रहे सर? तो ये वो क्वेश्चन है जो अच्छे हैं और बोर्ड में आए हैं, समझ लो। इसके अलावा आप रोज 3-4 दिन अभी दे लिया पोटेंशियोमीटर के अपनी बुक के, अगर बुक आपके पास है 1-2 क्वेश्चन करो, बाकी NCERT में 2 या 3 है, वो मैं और कराऊंगी आपको,
समझ रहे हो? कंसेप्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखो कुछ याद रखना आप ध्यान से, बल्कि एनसीईआरटी का जब कराऊंगी तभी मैं डिस्कस करूंगी, अननेसेसरी अभी क्यों डिस्कस करूंगी, ठीक है? अभी आज आगे शुरू करती हूँ एनसीईआरटी। चलो निकालो सब लोग एनसीईआरटी। ये आपके पूरे हो गए क्वेश्चन, अब एनसीईआरटी निकालो। हाँ, एनसीईआरटी में फटाफट निकालो क्वेश्चन आप लोग, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर 1 मैं भी निकाल रही हूँ। पेज नंबर है आपका 187, नहीं 127, पेज नंबर 127। ठीक, निकाल। चल, चैप्टर नंबर 3, पेज तो अपने आप देख लो आप भाई। अब मैं मिटाऊँ इसको। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं करना, ये मैंने बहुत आपको डिटेल में समझाया। नया क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? बार बार करोगे तो अपना कंसेप्ट डेवलप करो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है? रटना नहीं। 10th तक तो रटने का कार्यक्रम बहुत चलता है आप लोग का, यहाँ आपको खुद कंसेप्ट डेवलप करके करना है, ठीक है? चैप्टर 3 और एनसीईआरटी, पेज 127 to 131। देखो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 24 है शायद, ठीक है? क्वेश्चन 1 एक बार बोर्ड को और साफ कर लो थोड़ा सा इससे। पहला क्वेश्चन पढ़ो अपने, बहुत सिंपल है, करो। वैसे क्वेश्चन मैंने कई कराए हैं आपको। देखो क्वेश्चन 1 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 कह रहा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। एक कार की स्टोरेज बैटरी जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है। If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? बात समझ रहे हो? लिखो क्या क्या दिया है। एक तो EMF दिया 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया, कितना दिया है? 0.4। अब आपसे पूछा है आई मैक्सिमम, कितनी मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हो, ये तो क्वेश्चन है। तो अब देखो किसी भी सेल से आप कितनी करंट ड्रॉ करते हो, तो पहले देखो करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, तो कितनी ड्रॉ करते हैं? I इज इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब देखो आप E की वैल्यू तो आपकी फिक्स्ड है 12 वोल्ट, इसको तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कितनी मैक्सिमम करंट इस सेल से ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, आई मैक्सिमम। तो EMF तो 12 वोल्ट है, उसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0.4 है बैटरी का, वो भी नहीं चेंज कर सकते हो। तो अब हम R की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने के लिए। अब दोनों रेसिप्रोकल है, तो I मैक्सिमम के लिए ये क्या होना चाहिए? मिनिमम, ये तो होना चाहिए। और ये टर्म मिनिमम कब हो? R की वैल्यू तो स्मॉल r तो 0.4 है, उसको तो आप बदल ही नहीं सकते हो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF सेल का कांस्टेंट होता है, एक सेल का। तो भाई देखो EMF 12 है, एक्स्ट्रा इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 है,
तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करने के लिए एक्सटर्नल 0 कर लो, समझो। मिनिमम डिनोमिनेटर कब होगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 कर दो इस क्वेश्चन में। तो आपका कितना आ गया 120/4, तो यानी 30 एम्पियर। और आप देख रहे हो 12 वोल्ट की बैटरी है, कितना हाई रेजिस्टेंस, उससे हाई करंट ले सकते हैं 30 एम्पियर। और 30 एम्पियर बहुत होता है, बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का 0 कर दें तो उस 12 वोल्ट की इतनी छोटी बैटरी से भी हम 30 एम्पियर करंट ले सकते हैं। लेकिन हमें प्रैक्टिकली एक्सटर्नल को हम 0 नहीं कर सकते, लेकिन फिजिक्स आइडियल में पढ़ते हैं तो हम उसको 0 मान सकते हैं। आगे समझिए। तो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको 0 नहीं दिया है, क्वेश्चन ने आपसे मांगा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से आप कितनी मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हो? तो एक तो ईएमएफ मैक्सिमम हो, लेकिन वो तो 12 इन्होंने दिया है। दूसरा जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होना चाहिए। आप डिनोमिनेटर मिनिमम के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिनिमम लो, पर इंटरनल भी इन्होंने दिया हुआ है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो फिर एक्सटर्नल को 0 कर दो। आगे समझो। अगला क्वेश्चन देखो। अब उन्होंने कहा है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm is connected to a resistance. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? चलो भाई निकालो, ट्राई करो क्या कह रहा है सर्किट, मिटाओ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या क्या गिवन है देखो। अब उन्होंने कहा है एक बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm। टर्मिनल वोल्टेज दिया कि ईएमएफ, अब बैटरी ऑफ ईएमएफ ई दिया है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया है उसमें क्वेश्चन में 3 ohm, ठीक है। इंटरनल तो 3 ohm दिया, 3 ohm। अब आपसे उन्होंने पूछा है एक तो सर्किट में I दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, सब चीजें तो दे दी भाई, फिर तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। I हो गया 0.5 एम्पियर। अब आपसे एक तो पूछा है उन्होंने व्हाट इज द रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, और दूसरा आपसे पूछा है टर्मिनल वोल्टेज। तो एक तो I पूछा है R और टर्मिनल वोल्टेज। देखो सबसे पहले I निकाल लो, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही तो होता सेल से करंट कितनी ड्रॉ करोगे। तो करंट 0.5, E आपका 10, कैपिटल R निकालना था और R कितना है 3। इसे आप सॉल्व करो, इसको नीचे 10 ले लो, तो 5R प्लस 15 इज इक्वल्स टू 100। तो 5R हुआ आपका 75, नहीं 85, माइनस करोगे ना 100 में से, तो R आपका आ गया 17 ohm। देखो 17 ohm, ठीक। अब टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालोगे? दो तरीके से। जैसे ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये E है, इसको जोड़ दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, कैपिटल R। तो टर्मिनल वोल्टेज ये होती है, तो या तो यहाँ से निकाल लो या इसमें जब I करंट फ्लो कर रही है तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो। बीच में प्लेन तार है तो चाहे यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज निकाल लो सेल की। अब सेल की टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। देखो अब V इज इक्वल्स टू E कितना है, कितने वोल्ट का सेल है 10,
करंट आपने कितनी दी है 0.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3, ठीक। तो ये 10 माइनस 1.5 तो 8.5 वोल्ट, यानी इस टर्मिनल्स की जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज सेल की, वो 8.5 आ रही है, ठीक। और आप उसको नीचे वाले रेजिस्टेंस से चेक करो जरा, आप देखो सेम आएगी, क्योंकि मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि जब भी प्लेन तार लगे हों तो उनमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। तो आप यहाँ पे वोल्टेज निकालो या यहाँ पे, एक ही आएगा। तो यहाँ वोल्टेज को बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, और लेकिन जब सेल लगा हो तो उसी टर्म को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो और करके देखो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R, तो कितना आएगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, क्योंकि और तो कुछ नहीं। अब I आपकी कितनी थी 0.5 और R कितना आपने निकाला 17, तो भाई देखो 8.5 वोल्ट आ गया कि नहीं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ गए, समझे ना। तो टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप या बहुत तरीके से आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करो, चलो। हाँ, अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा है 3 रजिस्टर, ये अपना क्वेश्चन 3 रेजिस्टेंसेस या रजिस्टर्स 1 ohm 2 ohm and 3 ohm are connected in series. What is the total resistance of the combination? भाई ये तो कर ही लोगे, इससे ज़्यादा इजी तो कुछ क्वेश्चन है नहीं। R1 plus R2 plus R3 कितना आ गया, 6 ohm हो गया। अब उन्होंने कहा है if the combination is connected to a battery of 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across the resistors, each resistor। सॉल्व करो चलो, ये तो करो भाई, बहुत सिंपल सर्किट है, कर भी लिया होगा मुझे लग रहा है बहुत बच्चों ने। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। किसी को डाउट है तो बोर्ड देख लो भाई, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में डाउट होगा तो कॉम्प्लेक्स आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं हर क्वेश्चन को ले रही हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को डाउट ना हो। देखो पहले तो R निकाल लिया, डायग्राम बना लो। क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। पहले रेजिस्टेंस बना, वन टू थ्री, ये 1 ohm, ये 2 ohm और ये 3 ohm, और इसको कनेक्ट उन्होंने कर दिया 6 कितने वोल्ट से कनेक्ट किया उन्होंने, 12 वोल्ट। ये बैटरी है, 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V1 होगा, इसमें V2 V3, यही आपसे पूछे हैं। करंट आई जाएगी और सीरीज में लाइन एक ही है, तो भाई करंट तो पूरे में कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपने R निकाल लिया नेट, ये आ गया 1 + 2 + 3। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, डायरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। अब I निकालो, तो I आपका आ गया E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो E आपका 12 है और ये 6 + 0, तो 2 एम्पियर करंट हो गई। अब V1 आपका हो गया IR1, ठीक है, I2 हो गई और R1 1, तो 2 वोल्ट। V2 हो गया, डेरिवेशन किए थे तो बिल्कुल उसी के स्टेप्स हैं। IR2 क्योंकि करंट कांस्टेंट है, तो 2 × 2 4 वोल्ट। और V3 आपका हुआ I × R3, तो 2 × 3, तो 6 वोल्ट। और ऐड कर लो तीनों को तो 12 वोल्ट आ गया। देखो 6 + 4 + 2, तो जितने वोल्ट की आप बैटरी लगाओगे वही डिस्ट्रीब्यूट होगी। आगे समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करो, डाउट होगा तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट में।